स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस पर। अ, आज भी काफ़ी समय के बाद मुलाकात हो रही है। और चूंकि उत्तराखंड में आपको पता है कि इलेक्शन चालू हैं, तो काम के चलते टाइम नहीं लग पाया था, तो थोड़ा फ्री हुआ तो सोचा जो हमारी सीरीज चली है एग्ज़ाम सीरीज उत्तराखंड पीसीएस, जो 2024 का हम पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसे कंप्लीट कर लेते हैं। 35 सवाल हम कर चुके थे बेसिकली, और उसके आगे हम इस सीरीज को अब पूरा कर देंगे। और उसके बाद मैं शुरुआत करूंगा आपकी जो हमारा आने वाला आगामी वीडियो वीपीडीओ जो पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों। आई थिंक हम यहाँ तक बात कर चुके थे 35 सवाल तक अपनी। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, निम्नलिखित में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है। ठीक है। सवाल था कौन अस्तित्व में नहीं है। तो अगर हम अस्तित्व की बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग अस्तित्व में है। 1990 1990 की इसकी स्थापना है और 1991 का ये एक्ट है। ठीक है। मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है वो 1993 में हुई थी, और रामा सुब्रमण्यम इसके वर्तमान में हेड है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। ठीक है। थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन है, उसे थोड़ा सा आप समझने का कोशिश करिएगा, क्योंकि वाइट में बैकग्राउंड होने से क्या हो रहा है, लाइट कहीं ना कहीं डल हो जा रही है। तो आई होप दिख तो क्लियर ही रहा होगा। चलिए। और अस्तित्व में सवाल पूछा है, ये नहीं भी कई बार एग्जाम में होता है कि चीज़ों को हम अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, तो ध्यान रखना एग्जाम में पढ़ते क्वेश्चन को पढ़ते वक्त लास्ट में नहीं इस प्रकार से जो त्रुटि होती है, इस प्रकार से जो मिस्टेक्स होती है क्वेश्चन में, सही आ रहा होता है बट वो गलत हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो योजना आयोग को हमने क्या पढ़ा है कि 1 जनवरी 2015 से क्या बन गया है, यह नीति आयोग। नीति आयोग। तो अगर इसका आंसर क्या होगा, योजना आयोग। बेसिकली मैं चाहता तो ये था कि आंसर टिक कराए और आगे निकल गए, बट क्वेश्चन को करने की अप्रोच बेसिकली क्या होनी चाहिए उसे डेवलप करना है। उस स्किल को हम डेवलप करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे आने वाले एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम पेपर होंगे, उनमें हमारे क्वेश्चन करने की जो प्रवृत्ति है और उन्हें सही करने की जो प्रवृत्ति है, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट सवाल आता है, किस लोकसभा ने अपना 5 साल का कार्य पूर्ण नहीं किया। ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें, तो वर्तमान में हम देखते हैं वर्तमान में कौन सी लोकसभा है, हमारी 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा। इसका कार्यकाल कब तक है, 2024 से 2029 तक। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सवाल बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत स्पेसिफिक सवाल था कि क्या वास्तव में सभी लोकसभा कौन कौन सी है, किस तरीके को याद करना है, एक तो ये बात है। बट ये सवाल एक जनरलाइज वे में भी हो सकता है। अगर आपने लोकसभा डिटेल्स में पढ़ी हो तो आप देखेंगे कि 1999 से 2004 के बीच की जो लोकसभा थी वो समय से पहले क्या हुआ था, डिसॉल्व हो गई थी। ठीक है। कहीं ना कहीं यूपीए 1 और यूपीए 2, यूपीए 1 2004 से 2009 और यूपीए 2 2009 से 2014। ठीक है। उससे पहले की जो सरकार थी वो लगभग अपने 253 डेज पहले ही क्या हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी। तो आंसर क्या होगा, 13वीं लोकसभा। ये वही दौर है जब अटल बिहारी हमारे प्रधानमंत्री बने थे और उनके द्वारा परमाणु परीक्षण भी किया गया था। तो वही एक 1974 में हुआ था और एक 1999 में हुआ था, 98-99 में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये अच्छा सवाल है बेसिकली। चलो यही समझा देता हूं। अंतरराज्यीय परिषद, देखो हुआ क्या था कि जब 1967 के बाद कांग्रेस लगभग 9 राज्यों में हार गई थी, तो
केंद्र और राज्यों के बीच में क्या हुआ, एक टसल पैदा हुई, मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ कि वैचारिक मतभेद उभरने लगे। तो इसको लेकर समय समय पर आयोग गठित किए गए। सबसे पहले 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, उसने भी अंतर्राज्यीय परिषद की गठन की सुझाव दिया था। उसके बाद राजमन्नार 1969 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा, उसके बाद फिर पंजाब सरकार के द्वारा आनंदपुर साहिब मंडल 1971 में, और फिर बंगाल का भी एक घोषणा पत्र संस्मरण पत्र आया था। और अल्टीमेटली 1983 में एक आयोग है, इंपोर्टेंट आयोग है, सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग, ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1988 भी आ सकता है और 89 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसने अपनी संस्था दी और इसने कहा कि अंतरराज्यों और राज्यों का परस्पर सहयोग भी, और प्लस राज्यों का परस्पर सहयोग होने के साथ केंद्र के साथ सहयोग भी स्थापित होना चाहिए। और इसी को लेकर अनुच्छेद 263 के अकॉर्डिंग, ठीक है, अनुच्छेद 263 के अकॉर्डिंग मई 1990 में क्या गठित की गई, अंतरराज्यीय परिषद, इंटर काउंसिल स्टेट, ठीक है। इसके जो हेड होते हैं, ध्यान रखना, पीएम होते हैं। इसके हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं इसी के साथ, एक होता है अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, और एक होता है क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। आई होप थोड़ा दिखने में मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूं, रुकिए जरा, थीम, बैकग्राउंड एंड वाइट एंड दिस वन, चलिए हाँ अब शायद क्लियर है। चलिए, अंतरराज्यीय परिषद, ध्यान रखना इसका गठन जो है वो आर्टिकल 263 के अकॉर्डिंग 1990 में किया गया। और जो क्षेत्रीय परिषद है इसका गठन राज्य पुनर्गठन एक्ट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 1956 में किया गया। अगर हम अंतरराज्यीय परिषद की बात करें तो सभी राज्यों को मिलाकर यह अंतरराज्यीय परिषद गठित की गई है। और इसका हेड कौन है, मैंने बताया इसको हेडेड बाय पीएम, ठीक है। और क्षेत्रीय परिषद को किसके द्वारा हेड किया जाता है, जो हमारे होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। अब वैसे तो ये सभी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें तो जो हमारे यहां जोनल काउंसिल है, ध्यान रखना वो कितनी है, 6, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और मिडिल, ठीक है, ये जोनल हमारे यहां काउंसिल है। इंग्लिश में आप क्षेत्रीय परिषद और इंटर काउंसिल स्टेट या जोनल काउंसिल को ध्यान रख सकते हैं, और हिंदी में बात करें तो अंतरराज्यीय परिषद और फिर क्षेत्रीय राज्य परिषद। हमारा उत्तराखंड किस में आता है, बेसिकली मिडिल जोनल काउंसिल में, ठीक है। ये कई बार सवाल, मैंने ये जोनल काउंसिल बताने का उद्देश्य भी इसलिए है कि कई बार क्या होता है कि सवाल में कई सारी गलतियां होती हैं इस चीज को लेकर, बच्चे इंटर काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद को डिफ्रेंशिएट या फिर उन्हें अलग ही नहीं कर पाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रीय परिषद क्या है, एक संविधिक है, संवैधानिक नहीं है। और अंतरराज्यीय परिषद क्या है, एक संवैधानिक बॉडी है, क्योंकि आर्टिकल 263 के तहत है। और ये क्या है कि एक एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, हालांकि मैंने लिखा नहीं है, बट फिर भी हमारे यहाँ जो राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 का था, इसके तहत बेसिकली पांच क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। और जो 6 हमारी क्षेत्रीय परिषद थी, क्षेत्रीय परिषद, क्यों परिषद ये कब की थी हमारी, 1971 में बनी थी, ठीक है। और फॉर्म हुई थी ये अगस्त 1972। तो एक्ट कब का है, 1971। आंसर आएगा तो आपको 1971 ही मानना है, लेकिन फॉर्म में एक सवाल आ जाता है आगे, जैसे अभी हम फेमा और फेरा पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि इस बार के सवाल क्या आया पीसीएस में और पिछली बार क्या पूछा गया था, ठीक है। तो ये भी चीजें ध्यान रखनी है। आपको अगर पूछ दे फॉर्म में कब आया, मतलब कई बार होता है कि हमने कह दिया कि ये बन गया, तो एक्ट कब पारित हो गया 1971, बट फॉर्म में कब आया वो
अगस्त 1972 के अंतर्गत। तो मैं बात इसकी कर रहा था कि हमारा उत्तराखंड किस जोनल काउंसिल में है, मिडिल में। उत्तराखंड के साथ ही इसमें कौन है, यूपी, एमपी प्लस छत्तीसगढ़। तो ये 4 राज्य मिडिल में है। अब आपका काम ये भी है कि नॉर्थ जोनल काउंसिल में कौन है, ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है और साउथ में कौन है। और जब नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो आप देखेंगे कि साथ हमारी क्या है, तो हमारी सॉरी एक कॉल आ गया था, तो इसकी बात करेंगे हम। और अच्छा किसकी बात कर रहे थे, हाँ इसकी जोनल काउंसिल की। इसके साथ ही अगर हम देखें, हाँ, हम इसकी बात कर रहे थे। और नॉर्थ ईस्ट में हमारा क्या है, जो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये वगैरह वगैरह राज्य। एक बात और ध्यान रखनी है, हाल ही में 2025 में वाराणसी में मध्य जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वाराणसी में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर मध्य जोनल काउंसिल का हम हेडक्वार्टर पूछे कहां पर है, इसका HQ लिखते हैं बेसिकली इसे, इसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद में। तो अंतरराज्यीय परिषद भी आई होप आपको समझ आया। अंतरराज्यीय परिषद हेडेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड द जोनल काउंसिल हेडेड बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जोनल मैंने आपको बता दिया कि अंतरराज्यीय परिषद एक संवैधानिक है और ये क्या है, सांविधिक है, क्योंकि एक्ट के अकॉर्डिंग बना है। शुरुआत में हमारे यहाँ 5 थी, 1971 में एक और बनी जिसका क्या नाम दिया गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट परिषद, ठीक है। लाइट काफी दिक्कत कर रही है, चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम किस पर आते हैं अपना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा आता है, नेक्स्ट ये आई होप आपको समझ आया होगा पूरा। सरकारी आयोग ने, बेसिकली सरकारी आयोग को भी ध्यान रखना है आपको। तो नेक्स्ट है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। देखो, प्राण और दैहिक आर्टिकल 21 बात करता है, ये है। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 बात करता है, ये भी है। और धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत है, ये भी होगा। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता, ये बेसिकली आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। ये ब्रिटिश नागरिक या फिर विदेशी को प्राप्त नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनियम बनाने की, यानी आप ऐसा समझे कि कौन सी यूटीज ऐसी हैं जिन पर राष्ट्रपति को विनियम या फिर रेगुलेशन करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो अगर हम बात करें दादर नागर हवेली, दमन दीव, वैसे 2020 में दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक ही कर दिया गया था। गोवा और दमन दीव ये नहीं होगा, और पुडुचेरी। तो 1 2 4 ऑप्शन में है, हाँ 1 2 4। बेसिकली भाग 8 संविधान का जो भाग 8 है, आर्टिकल 238 से आर्टिकल 242 तक किसकी बात करता है, यूटीज। शॉर्टकट में इसलिए लिख रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि जब आप पेपर इस लेवल पे सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ आ रही होंगी और आपने थोड़ा पढ़ रखा होगा। बट फिर भी मैं रेफरेंस दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपने बेसिक भी नहीं पढ़ा है तो ये कहां पर मिलेगा, आपको यहां पर मिल जाएगा। तो ये जो विनियम बनाने की शक्ति है राष्ट्रपति को, वो किसके है, आर्टिकल 240 के अंतर्गत, आर्टिकल 240 के अंतर्गत। और किसके अंतर्गत, भाग 8 में संघ एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 240 में दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क का किसमें परिलक्षित होता है, मस्तिष्क। बेसिकली देखा यह गया कि सरकार के द्वारा, संविधान जो हमारी सदस्य थी, सभा थी, उसके द्वारा देखा गया कि कुछ चीजें ऐसी बनाई जाए जिसका इंपैक्ट पूरे संविधान पर देखने को मिले।
अब क्या हो वो ऐसी चीज, तो आपको पता है कि 22 जनवरी 1900 बाद में जब हुआ 1947 को, तो रिजोल्यूशन जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था वो बाद में पारित हुआ था। ठीक है, तो इसी को लेकर जब हम अपने संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना बेसिकली कहीं ना कहीं यह प्रदर्शित करती है कि आगे हमारे संविधान में किस प्रकार की कार्यप्रणाली, किस प्रकार की जो स्थिति है भारत को लेकर, राज्य व्यवस्था को लेकर जो, या उसके तथ्यात्मक पहलू क्या है, उसको कहीं ना कहीं परिलक्षित करती है। तो ध्यान रखना है, निर्माताओं का मस्तिष्क है वो किसमें है, प्रस्तावना को लेकर है। ठीक है, नॉन बाइंडिंग है, नॉन इन्फोर्सेबल है, ये इसको लेकर कानून में नहीं जाया जा सकता कि प्रस्तावना के उद्देश्यों को आप लागू करें। हालांकि कहीं ना कहीं सरकार, वो केंद्र सरकार हो या फिर वो राज्य सरकार हो, वो प्रस्तावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो उसके उद्देश्य हैं, जो उसकी आकांक्षा है, जो उसके आदर्श हैं, उनको क्या है कि प्रतिपूर्ति करने का प्रयास करते हैं। बेसिकली हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो ये जो चीजें कही गई है आपकी संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जो हम पढ़ते हैं इस प्रकार, तो उसे अचीव करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं जो संविधान सभा थी उसने अपने मन मस्तिष्क में जो दीर्घकालिक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया उसको ही क्या कहा गया, प्रस्तावना कहा गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, प्रस्तावना। बेसिकली मैंने फिर कहा कि डायरेक्ट आंसर बताना नहीं, बेसिकली उसके पीछे क्या अवधारणा काम कर रही, उसको लेकर पूछा गया। सब कुछ सवाल हो सकते हैं कि फैक्चुअल हो जाएं, आगे पढ़ के हम निकल गए, बट कुछ सवाल क्या होते हैं, तथ्यात्मक नहीं होते हैं, उन्हें क्या है कि चीजों को उसी तरीके से समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। और ये चीज आपको जब एग्जाम में आ जाती है उसके बाद देखने में बुक में जरूर मिल जाएगी, बट उसके पहले चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में एक नहीं है। कौन नहीं है इसमें अगर देखा जाए तो, हम अगर बात करें तो एक्चुअल में होता क्या है कि यूनेस्को द्वारा 2003 के अंतर्गत आपका 2003 के अंतर्गत क्या किया गया है, कुछ रचनात्मक, क्या उस शहर की क्या क्रिएटिविटी है, उसके अंतर्गत क्या उसकी विशेषता है, किसको लेकर वो एक अपनी एक अलग पहचान बना सकता है, या फिर वैश्विक पटल पर या फिर राष्ट्रीय पटल पर कैसे उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो इसको लेकर यूनेस्को क्या करता है, कुछ चिन्हीकरण करता है, और इसी को लेकर कहा गया कि कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में नहीं है। तो वाराणसी संगीत के लिए बिल्कुल सही है, चेन्नई अगर हम बात करें तो चेन्नई भी है, कोझिकोड साहित्य के लिए है बिल्कुल। और ये सवाल 2024 का सवाल है, 2023 या 24 में कोझिकोड और ग्वालियर को, ग्वालियर भी बेसिकली इसमें है नहीं, ग्वालियर बेसिकली संगीत के लिए जाना जाता है, तो उन्हें क्या है कि रचनात्मक शहरों में शामिल किया गया था। और इसमें लिखा है पुणे साहित्य, तो ये आंसर नहीं है, मतलब पुणे शामिल नहीं है, आंसर क्या होगा, पुणे ही है, क्योंकि नहीं है पूछा है इसमें। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग आपको पता होना चाहिए आर्टिकल किसमें है, संविधान का भाग 14 और आर्टिकल 307 से 323 तक, 307 से 322 तक किसकी बात करता है, पीएससीज की बात करता है, लोक सेवा आयोग या फिर राज्य के लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग या फिर राज्यों के लोक सेवा आयोग की बात करता है। ठीक है, ध्यान रखना है, संघ लोक सेवा को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ना तो उस पर महाभियोग चलता है, ना मंत्रिपरिषद कोई रिजोल्यूशन पास करती है, ना पीएम, इसको कौन हटा सकता है, राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, भाग 14 के अंतर्गत है। हाँ, आर्टिकल 307 और 322 के बीच जो हमारी अखिल भारतीय सेवाएं हैं उसके संदर्भ में इसमें क्या दिया गया है, कुछ प्रावधान दिए गए हैं, तो कौन सा आर्टिकल है वो देख लेना। बेसिकली सवाल बेसिकली यही पूछा जाता है। अच्छा, एक बात सवाल और ध्यान रखना आप कि आई थिंक अगर मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूं तो मुझे बता देना कमेंट करके, या इतनी स्पीड ठीक है। बेसिकली अगर आप देखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हों या फिर सदस्य हों, उनकी नियुक्ति तो भारत सरकार के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, बट जो राज्य सरकार के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति बेसिकली राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोबारा फिर समझ लें, राज्य के लोक सेवा आयोग के जो सदस्य और अध्यक्ष उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है,
राज्यपाल के द्वारा, बट उन्हें हटाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति की। ये सवाल भी पूछा जाता है, बट यहां पर क्या पूछा? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है। राज्य के नीति निदेशक के सदैव कथन सही नहीं है। ठीक है, ये हो गया है आई थिंक। राज्य का कर्तव्य है कि कानून निर्माण में इस सिद्धांतों को लागू करें। ठीक बात है, बिल्कुल। देश के सुशासन में मौलिक है, राज्य पर कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं और विधायिका के लिए केवल निर्देश है। बिल्कुल। देखो ध्यान रखना कि जब हम डीपीएसपीज की बात करते हैं भाग 4 के अंतर्गत, जब हम डीपीएसपी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आता है? भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 के बीच। ठीक है। डीपीएसपी जो है, ध्यान रखना, वो क्या है? केवल निर्देश है। यानी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब कानून बनाएगा तो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, निर्देशात्मक प्रिंसिपल है, जो संविधान निर्माताओं ने परिलक्षित किए थे डीपीएसपीज में और प्रस्तावना में, हालांकि पीछे मैंने प्रस्तावना का नाम लिया था, बट डीपीएसपी में भी ये अवधारणा देखने को मिलती है। तो जब कानून बनाएंगे तो पर्टिकुलर इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे डीपीएसपीज की जो अवधारणा है उसको भी यह कैटर या उसको भी ये पूरा करते हो, ये बात। तो ये ध्यान है। तो ठीक है। अब सवाल पूछा है, इसमें कथन सही नहीं है एक चीज, क्या जब कोई राज्य या फिर केंद्र सरकार कानून बनाती है तो क्या इसको लेकर हम कोर्ट चले जाएं? नहीं। ऐसा है कि ये सिर्फ ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ निर्देश है, बाइंडिंग नहीं है, इज नॉट बाइंडिंग। तो इसका आंसर क्या हुआ? इंग्लिश में अगर पढ़े, दे इंपोज लीगल ड्यूटी ऑन स्टेट। ठीक है। यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं। ठीक है। लीगल ड्यूटी इंपोज ये नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आंसर क्या होगा? नहीं। अब देखो कितने सवाल नहीं है मैं पूछे हैं, तो आंसर क्या होगा? सी। अब किसी ने पूछा होगा क्या है, तो आप पढ़ेंगे कि तीनों ही है और पहला ही लगा के निकल लिए और बाद में घर आए हो यार ये तो नहीं ये पूछा था, तो वहां पर आके देखा तो चीजें गलत हो जाती हैं। तो ध्यान रखना, डीपीएसपी कानूनी रूप से लागू नहीं होते हैं। उनको लागू कराने के लिए या प्रस्तावना को लागू कराने के लिए आप कोर्ट की शरण नहीं ले सकते हैं। हालांकि कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया है कि जब भी आप कानूनों का निर्माण करें तो कहीं ना कहीं आप अपने कीप इन माइंड में कहीं ना कहीं आप डीपीएसपीज की अवधारणा को भी दिमाग में परिलक्षित वो उसमें होनी चाहिए। और सरकार के द्वारा परस्पर ये ध्यान दिया जाता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच कहीं ना कहीं संघर्ष या फिर कहीं ना कहीं उनके बीच अवरोध का जो रूप है वो देखने को मिला है, और जिसको लेकर सरकार या आने वाले समय में या पिछले कुछ समय में ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा देखा जा सकता है या फिर देखा गया है जो अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट, कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? ठीक है। तो अगर हम बात करें, नित्यानंद स्वामी जो थे हमारे, जब अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार मतलब अंतरिम सरकार को आप ऐसे समझे, जब उत्तराखंड का गठन हुआ तो हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुए थे। तो जब चुनाव नहीं होते हैं तो आपने देखा होगा जब देश आजाद हुआ, देश के पहले जो आम चुनाव थे वो कब हुए थे? 1951-52 में हुए थे। तो आम चुनाव के बाद ही क्या है कि निर्वाचित सरकार आती है। बट उससे पहले क्या होता है कि यदि कोई देश आजाद होता है किसी से, या फिर किसी राज्य का निर्माण होता है, स्टेट फॉर्मेशन होता है, तो वहां पर चुनाव तत्कालीन स्थिति में नहीं पॉसिबल हो पाते हैं। तो इसको लेकर क्या है कि एंट्रीम गवर्नमेंट या फिर अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान है। तो अंतरिम सरकार में अगर हम बात करें तो जब 2002 में हमारे यहाँ अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो तब मुख्यमंत्री कौन बने थे? नित्यानंद स्वामी। ठीक है। 2000 में, सॉरी 2002 लिख रहा हूं क्योंकि 2002 में तो हमारे यहां प्रथम आम चुनाव हो गए थे। इसके बाद ही 2001 में कौन बने थे? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी नंबर 2। तो पहले नंबर पर ये थे और दूसरे नंबर पर ये थे। तो आंसर क्या होगा? बी।
अब इसमें पूछा है उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री, तो आंसर नित्यानंद स्वामी होगा। बट मैंने कहा निर्वाचित सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उसका आंसर क्या होगा, नारायण दत्त तिवारी। हमारे यहां प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 2002 में। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आए प्रथम मुख्यमंत्री कौन या फिर अंतरिम सरकार का मुख्यमंत्री कौन, नित्यानंद स्वामी। 2000 से 2001 और 2001 से 2002 तक कौन रहे थे, हमारे भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी के बारे में आपको पता है कि ये 2021 से लगभग 23 के बीच में आपके महाराष्ट्र के गवर्नर भी रह चुके हैं। और सतपाल महाराज हाल में संस्कृति और पंचायती राज मंत्रालय इनके पास है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे हैं और 1999 में केंद्रीय राज्य मंत्री भी कांग्रेस पार्टी की सरकार से रहे हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि निम्न विधायकों में कितनी संख्या है पहली विधानसभा में। अब ये पूछा था पहली विधानसभा में महिलाओं की संख्या, बेसिकली अगर हम बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों कि हमारे यहां पहले आम चुनाव कब हुए, 2002, दूसरे कब हुए 2007, तीसरे कब हुए 2012, चौथे कब हुए 2017 और पांचवे कब हुए 2022। तो जब पहली विधानसभा में कितनी महिलाएं थी, 4, दूसरी में भी कितनी थी, 4, तीसरी में कितनी थी, 5, इसमें भी कितनी थी, 5, और इस जो विधानसभा है इसमें कितनी है, 8। हालांकि अभी आपने देखा कि जो केदारनाथ की शैला रानी जो हमारी विधायिका थी, विधायक थी, उनकी डेथ हो गई है। तो उनकी डेथ हुई है और वहां पर आशा नोटियाल प्लस अगर तो उन्होंने तो रिप्लेस कर दिया उन्हें। बट यहीं पर क्या है, चंदन रामदास जो बागेश्वर से विधायक थे, केंद्रीय परिवहन मंत्री भी थे, उनके द्वारा उनकी भी डेथ हुई थी। और वहां पर भी क्या हुआ, फिर आपकी ये पार्वती दास वो हुई, क्या हुई वहां पर विधायक बनी। तो 9 है। तो वर्तमान में कितने हैं हमारे यहां, 9। अगर निर्वाचन में बात करें तो ध्यान रखना निर्वाचन में कितने आएंगे, 8। 2022 में कितनी चुनकर आई थी, 8। तो अभी कितनी है, 9। ठीक है। तो चंदाराज या फिर एक पिथौरागढ़ की भी हैं, 10 भी हो सकता है। आप देख लेना। जो प्रकाश पंत हैं उनकी वाइफ भी शायद विधायक बनी थी, हालांकि वो इंक्लूडेड है इसमें 2022 में। उनकी डेथ पहले हो चुकी थी, हालांकि 9 ही है। हाँ ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये बात कंप्लीट हुई। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। वही चीज जो हम दोबारा पीछे पढ़ के आ रहे हैं। अध्यक्ष पद ग्रहण के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए, पहला ऑप्शन। जब तक वह सदन का सदस्य तब तक अध्यक्ष रह सकता है, दूसरा ऑप्शन। यह सही है। और इसमें पूछा है नहीं है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर अपने पद पर बना रहता है, यह बात भी सही है। जब तक अगली फॉर्मेशन ना हो जाए तब तक वो पद पर बना रहता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा में अगर प्रस्ताव पारित किया जाता है तो वहां पर इसे हटाया जा सकता है। ठीक है। तो ध्यान रखना कि यदि कोई सरकार में मंत्री बनता है, यदि कोई सरकार में मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के भीतर सदन का अब वो लोकसभा का भी या राज्यसभा का भी सदस्य बनना अनिवार्य होता है। बट अगर किसी को लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष बनना होता है तो उसके लिए क्या है कि कहीं ना कहीं उसे सदन का सदस्य, मौजूदा सदस्य होना होता है। ऐसा नहीं है कि आज अध्यक्ष बन गया और वो 6 महीने के बाद इलेक्शन करके फिर चुन के आ जाए, निर्वाचित होके आ जाए और उसके बाद क्या हो, वो अध्यक्ष बने। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आर्टिकल 93 जो है, आर्टिकल 93 है, इसे काट देना। ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। ठीक है, उपाध्यक्ष की बात करता है। और 94 जो है वो किसकी बात करता है, बनने के लिए शर्तें क्या हो, बनने के लिए शर्तें क्या हो, शर्तें क्या। ठीक है, तो इसकी बात करता है। शर्तों में मतलब सिंपल सी बात आ जाएगा कि वो सदस्य लोकसभा का होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए। आंसर क्या होगा हमारा, ए। आंसर क्या होगा हमारा, ए। ठीक है, ये होगा आंसर। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान आ गई, ये बात आपको समझ आ गया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, 2019 से लोकसभा का अगर आपसे पूछे कोई उपाध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना ये सीट वैकेंट चल रही है, अभी तक वैकेंट है। ठीक है, ये वैकेंट है। अभी 2019 में भी नहीं कोई लोकसभा का उपाध्यक्ष बना था, और वर्तमान में भी कोई लोकसभा का उपाध्यक्ष, जो हमारी 18वीं लोकसभा है 2024 की, वहां पर भी कोई उपाध्यक्ष नहीं है। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ठीक है, लोकसभा की सीट है बेसिकली उत्तराखंड के अंतर्गत। तो ध्यान रखना है, उत्तराखंड में जो लोकसभा की कितनी सीटें हैं आपको पता होना चाहिए, 5। कितनी सीटें हैं? 5। और राज्यसभा की कितनी है? 3। राज्यसभा की कोई सीट किसी के लिए रिजर्व नहीं है, ध्यान रखना। राज्यसभा की कितनी है? 3। और लोकसभा की कितनी है? 5। 5 में से एक अल्मोड़ा क्या है हमारे यहां? अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए क्या है? रिजर्व सीट है। ठीक है, आर्टिकल 330 इसकी अवधारणा प्रस्तुत करता है। ठीक है। और जो यहां की जो सांसद है वो कौन है? अजय टम्टा। अजय टम्टा ये केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री भी हैं इस सरकार में 2024 में। ठीक है, तो ध्यान रखना, केंद्र सड़क परिवहन राज्य मंत्री भी है। नेक्स्ट सवाल आता है हमारा, कौन 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्री थे? ठीक है, अब देखो, अब ये भी सवाल आपको कई बार विचलित कर सकता है कि हमारे यहाँ होता क्या था कि पहले एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम बदलकर 2019-20 में क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अब मानव संसाधन विकास का कोई नहीं है, वो किस नाम से जाने लगा? शिक्षा मंत्रालय के नाम से। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के। तो इसमें कौन था? 2019 में आपको पता होना चाहिए कि 2019 में हरिद्वार सीट से कौन सीएम बने, कौन बने थे? रमेश पोखरियाल निशंक। और 2019 में यही क्या थे? विकास और शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट सवाल आता है, खाद्य सुरक्षा मिशन एनएफएसएम की शुरुआत कब की गई? तो ध्यान रखना, इसकी शुरुआत 2006-7 में की गई थी। अगर पर्टिकुलर ये वित्तीय वर्ष के संदर्भ में दिया गया था बेसिकली, बट अगर वैसे आ जाए तो ध्यान रखना है अक्टूबर 2007 में की गई थी। इसके अंतर्गत यह चिन्हित किया गया कि हमें दाल उत्पादन, गेहूं और चावल उत्पादन में क्या है कि सेल्फ डिपेंड होना है, और प्लस इनकी जो उत्पादकता है और प्लस जो उत्पादन है उसको क्या करना है? एक नेक्स्ट लेवल पर जाना है, और इनको क्या है कि एक्सपोर्ट के हब के रूप में भी, निर्यात के रूप में भी कहीं ना कहीं स्थापित करना है। तो ध्यान रखना, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है वो कब का है? 2006-7 का। पर्टिकुलर आ जाए तो कब का है आपका? 2007 का, अक्टूबर 2007 का। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनिफेमा कब अस्तित्व में आया? ठीक हो, देखो ध्यान रखना, मैं इसे जनरल भाषा में बता रहा हूं आपको, पढ़ना तो खैर पढ़ ही लेंगे आप। देखो, हुआ क्या था कि जब हम विदेश में पैसा लेकर जाते थे और कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, या फिर विदेशों से पैसा लाने और ले जाने के संदर्भ में कुछ कानून बनाए गए, जिसके अंतर्गत पहला क्या लाया गया? फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। फेरा कब का है? 1973। ठीक है, यानी कि आप विदेश में कितना पैसा लेकर जाएंगे इसको रेगुलेट करेगी सरकार। ठीक है, तो इसके, और इसमें बहुत सारे प्रकार के प्रतिबंध थे, इसको कहा गया फेरा। बट आने वाले समय के बाद आपने देखा कि जब एलपीजी का दौर आया 1991 में, नरसिम्हा सरकार ने अपने यहां के दरवाजे खोले और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर हुआ, तो उसके बाद ये आवश्यकता महसूस हुई
कि हमारे यहाँ का व्यक्ति कहीं व्यवसाय करने जा रहा है तो उसके लिए जो हमने रेगुलेट, क्योंकि कितना पैसा लेकर जाएगा उसको बेसिकली हम क्या था कि रेगुलेट कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं यार, रेगुलेट करना थोड़ा अलग टर्म हो गया। अब जब हमने दरवाजे खोले हैं, और 1973 का दौर एक अलग दौर था, उसमें कभी आएंगे तो कभी हम पृथक से चर्चा करेंगे, बट उसी के अतिरिक्त कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आई कि नहीं, इसको लेकर हमें क्या करना है, मैनेजमेंट पे जाना, रेगुलेट नहीं करना है, बस हम मैनेज करेंगे। अब ध्यान रखना, रेगुलेट में मतलब ये है, रेगुलेट में आप ऐसा समझिए कि आप यहां से जाके वहां बैठिए तो ये रेगुलेशन हो गया, और आप ये कहें कि यार आप एक अच्छी व्यवस्था बनाइए बैठने का, तो ये कहीं मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, तो इसको लेकर ही क्या हुआ कि 1991 में एक एक्ट आया जिसे क्या कहा गया, 99 में फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज, यानी विदेश की करेंसी को विनियमन या बदलने की प्रक्रिया में हम सिर्फ एक मैनेजमेंट रखेंगे। आप तो फेरा और फेमा, आई होप आपको शायद इससे पहले पता है तो वेल एंड गुड, और अगर आज आपको पता लगा है तो अच्छी बात है। तो इसको लेकर क्या गया, फेमा। अब सवाल इस बार पीसीएस में क्या आया कि फेमा को लागू कब किया गया, तो ध्यान रखना फेमा को लागू 2000 में किया गया, ये सवाल पूछा गया था। मैं भी जस्ट 1 मिनट, देखो ये सवाल आया है कि अगर आपने देखा होगा फेमा 1 जून 2000 प्रभाव में आया, और फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व के लिए है। ठीक है, तो ये सवाल था 1 जून 2000 से, अभी हम इसे डिस्कस कर लेंगे, बट ये सवाल है 1 जून 2000 से प्रभाव में आया। तो इन इम्पैक्ट एक्ट कब का है, इन इम्पैक्ट कब में आया, 2000 में आया है 1 जून। एक डेट भी याद रखना ना आप, जून में। ठीक है, और इसमें दूसरा ऑप्शन था फेरा मुख्यतः विदेशी ऋण दायित्व, नहीं ये ऋण दायित्व से इसका संबंध नहीं था बेसिकली, तो आंसर एक ही सही था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको फेमा में काफी टाइम लग गया, और क्योंकि सवाल मुझे देख रहा था तो दिमाग में आ गया था, तो मुझे लगा बता देना चाहिए। आप देख रहे होंगे सवाल अपडेटेड वर्जन में उसी से संबंधित आगे आ जाते हैं। तो यही अप्रोच है कि जो मुझे डेवलप करनी है बच्चों के अंदर, कि इस तरीके से आपको बेसिकली पेपर को करना है, पढ़ना है। क्योंकि मैं तो सर्विस में हूं तो बहुत सारी चीजें छूट भी जाती हैं, हो भी जाता है, बट जब मैं यहां पर आता हूं या बताने की कोशिश करता हूं तो वो चीजें आपके लिए याद रखना ज्यादा सरल है, और चीजों को पढ़ना भी आपके लिए ज्यादा सरल, सहज और ये हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये क्या है। बेसिकली आपने देखा होगा मनी लॉन्ड्रिंग काफी चर्चाओं में रहा है, और तो ध्यान रखना ये एक्ट जो है, कानून जो है, ये जुलाई 2005 का है, पहली बात। अब इसमें संबंधित है, हालांकि ये सवाल डिलीट हुआ था आई थिंक, इसमें काले धन से संबंधित सभी प्रमुख अपराध बिल्कुल से, काला धन मतलब ब्लैक मनी वो मनी होता है, एक वर्ड में आंसर बता रहा, ब्लैक मनी इज हुज मनी, कि जिस पर आप टैक्स ना दे रहे हो, सिंपल सी बात है, वो क्या है, ब्लैक मनी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो काले धन से संबंधित कर चोरी और तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा इससे बाहर, टैक्स इवेजन या तस्करी बाहर रखे गए। तो आंसर क्या होगा इसका, यही होगा, क्योंकि इसमें सही नहीं है पूछा है।
इस अधिनियम के दायरे में गैर जमानती होते हैं। ध्यान रखना, अगर पीएमएलए में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कोई फंस गया तो जमानत बहुत रेयर ही मिलती है और नॉन अवेलेबल गिरफ्तारी होती है इसकी। हालांकि बाद में मिलती है वो अलग बात है, गैर जमानती होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वित्तीय संस्थाओं से मंगवाने का अधिकार नहीं है। तो ये भी देखो, आंसर ये भी है, ऐसा नहीं है वो कोई भी मंगा सकता है। तो मैंने बताया आंसर क्या होगा, ये सी या डी भी। तो आई थिंक ये मुझे याद अच्छी तरीके से, सवाल उस समय शायद गलत हुआ था बट फिर भी आप एक बार ध्यान रखना। तो ये भी है और ये भी है, बाकी ये इसके बारे में सही है और ये इसके बारे में सही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स को मैं आपको अलग से भी बताऊंगा बट यहां पर बताता चलता हूं। विश्व की जनसंख्या का 40% भाग है। ठीक है, कितना प्रतिशत भाग है, 40%। बिल्कुल सही बात है इसमें। हालांकि अब कुछ देश जुड़े हैं तो लगभग 49 पॉइंट या 50% जनसंख्या इसके अंतर्गत आती है। इसमें कुल सकल घरेलू उत्पाद का 24% नहीं, लगभग ध्यान रखना 38 से 40%, 38 से 40% भाग है। तो इसमें पूछा था कथन सही नहीं है, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी। वैश्विक व्यापार का लगभग 46%, 46%। ये भी संख्यात्मक डेटा बढ़ा है। और प्रथम ब्रिक्स 2009 में, तत्कालीन 2024 की बात कर रहा हूं, उसके बाद इंडोनेशिया हो गया, आपका इथोपिया हो गया, मिस्र हो गया, या फिर यूएई हो गया, ईरान हो गया, इसके सदस्य बने हैं। तो इसका डेमोग्राफिक और इसका जो डेटा है वो ऑल ओवर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो मैं इसे एक अलग से टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा भी, ध्यान रखना है। प्रथम ब्रिक्स बैठक यहीं पर हुई थी बट उस समय जो इसका आंसर था वो यही था। आप इसे क्रॉस भी कर सकते हैं, ब्रिक्स को मैं अलग से भी बताऊंगा बट ये ध्यान रखना है ये 50% हो गया है। उत्पाद का लगभग 38 उस समय की बात है, अब थोड़ा ज्यादा हुआ है। तो इसे आप क्रॉस ही करिए, ज्यादा सही रहेगा। सतत विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है, उस समय 111 थी। ठीक है, हाल ही में जो रिपोर्ट आई है वो कितनी आई है, 1991। ध्यान रखना एसडीजी के हमारे यहां कितने गोल हैं, 17। ठीक है, एसडीजी 17 गोल हैं। ये पेपर में आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। इन 17 गोलों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, किस गोल में कौन सा है। आप इसे कम से कम भी 10 से 20 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेट होंगे। आप सोचने लगो एक बार याद करके चीजें हो जाए, ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, 17 ध्यान रखनी है। जैसे पहले में पॉवर्टी आ जाता है, फिर हंगर आ जाता है, फिर हेल्थ आ जाता है, फिर एजुकेशन आ जाता है, लिंग आ जाता है, जल आ जाता है, ऊर्जा आ जाती है। तो इस प्रकार से आप 1 2 3 4 5 17 गोल हैं हमारे यहां। और 9 थीम है पंचायती राज की। 9 आने वाले एग्जाम के लिए ध्यान रखना, 9 थीम पंचायती राज की, 9 थीम पंचायती राज की। इन दोनों को आपको होमवर्क के अच्छे से कर लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन। और अभी जो रैंकिंग आई है 2025 में, उसमें भारत का स्थान कितना है, 99। और उस समय कितना था, 111। 2025 का डेटा है, अगर सवाल आएगा तो आपको क्या करना है, 99। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि प्रभाव में आई तो ध्यान रखना है आपको, कब आई है, 1 दिसंबर 2019 से। ठीक है, हालांकि इसकी जो घोषणा की गई थी वो फरवरी 2019 में यूपी के गोरखपुर से। ठीक है, पीएम के द्वारा की गई थी यूपी के गोरखपुर से, और ये पीछे से लागू हुई थी। और ध्यान रखना इसमें 6000 हर 4 महीने में कितने की इंस्टॉलमेंट आती है, 2000 की। तो 4 तिया 12, यानी 12 महीनों में हमें कितने मिलते हैं टोटल, 6000। और ये होली जो स्पॉन्सर्ड है वो किसके द्वारा है, केंद्र सरकार के द्वारा है, ना कि राज्य सरकार के द्वारा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। राज्य सरकार का कोई पैसा नहीं होता, पूरा पैसा इसमें केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 1 दिसंबर 2019 से है। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य कब तक है। ठीक है, इसका आंसर 2045 तक है। मतलब हम दो, हमारे दो, दो पैदा हो, दो मरे, इसका मतलब ये है। ठीक है, हाल में जो प्रजनन दर है वो 2.1 या 2.3 की है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जनसंख्या स्थिति को स्थिर, मतलब जनसंख्या को हमें स्थिर करना है 2000। और आपको पता ही है हाल ही में हम उत्तराखंड भारत है वो विश्व का
140 करोड़ 141 करोड़ जनसंख्या के साथ क्या है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है। तो 2045 तक हमारा क्या है, ये दीर्घकालिक उद्देश्य है कि हम जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई साप्टा का सदस्य नहीं है? ये आउटडेटेड सवाल था, बट फिर भी ध्यान रखना आप, चीन होगा इसमें, ठीक है। साप्टा जो है ये 1991 का है, एक व्यापार समझौता था दक्षिण एशियाई जो देश है उनके बीच में। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य एवं ऊर्जा कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, हेडलाइन मुद्रास्फीति, ठीक है। और जब इसमें से हम माइनस क्या कर देते हैं, ईंधन को घटा देते हैं, तो ये क्या आ जाती है हमारी कोर मुद्रास्फीति, ठीक है। ये हमारी क्या आ जाती है, कोर मुद्रास्फीति, मतलब ईंधन के जो रेट हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो दीर्घकालिक रूप से कहीं ना कहीं सभी चीजों पे पड़ता है, तो इसको क्या कहा जाता है बेसिकली फिर कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। जब हम देखते हैं कि इतना मुद्रास्फीति है, जो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं बेसिकली, उसे क्या कहा जाता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, शीर्ष, ये ध्यान रखना। कौन नीति आयोग की शासी परिषद, नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसका सदस्य कौन नहीं होता है? तो ध्यान रखना है आपको, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, पुडुचेरी होते हैं, राज्यों के राज्यपाल ये नहीं होते हैं, ठीक है। आंसर इसका सी हो जाएगा। और के लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको पता है यूटीज में क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, वो बेसिकली इसके सदस्य होते हैं। राज्य जो गवर्निंग काउंसिल होती है नीति आयोग की, उसके अंतर्गत क्या है, राज्यों के राज्यपाल उसके सदस्य नहीं होते। नेक्स्ट सवाल है हमारा, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, तो ध्यान रखना वीसी सिरपुकर की अगर हम बात करें तो ये 2004 से 2005 के बीच, जगदीश खेर की बात करें हम 2009 से 2010 के बीच, और राघवेंद्र चौहान की हम बात करें तो 2020 से 2021 के बीच, और पंकज पुरोहित फिलहाल यहां पर 2023 में जज हैं, ठीक है। ये क्या है, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा, पंकज पुरोहित, ठीक है। बाकी लोग मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो विकास सिरपुकर, राघवेंद्र सिंह और जगदीश सिंह खेर। आई होप आपको जो अप्रोच मैंने लगाई, प्रयास किया चीजों को करने का, बताने का, आपको पसंद आया होगा। बहुत दिनों के बाद मिले थे, टाइम भी था, चीजें बहुत दिनों से तैयार थी, बट मैं कर नहीं पाया था क्योंकि एग्जाम में कभी 12 बज जा रहे थे रात के, कभी 11 बज जा रहे थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट नाउ कोशिश ये रहेगी, पिछली बार भी यही वादा था, कोशिश यही रहेगी कि मैं इसे कंटिन्यू करूं। बट फिर भी आप हतोत्साहित ना हो, अगर कुछ लेट हो तो मैं कोशिश करूंगा उसे फुलफिल जरूर करूंगा, मैं अपने कमिटमेंट से हटूंगा नहीं। इंडियन ज्योग्राफी मेरे कीप इन माइंड है, उस पर वर्क थोड़ा चल रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, तो जैसी चीज़ें होंगी तो मैं उसे करूंगा। और इसके बाद ही मैं एग्जाम सीरीज को कंटिन्यू ही रखूंगा, और आपको बहुत सारे सवाल इससे देखने को आने वाले समय में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।